4 मिलीमीटर ऊपर कर दिया, इस वाले टुकड़े को 6 मिलीमीटर नीचे कर दिया। ऐसा करने से इस ऑब्जेक्ट की एक नहीं 2 इमेज बनेंगी। लास्ट लेक्चर में हमने चर्चा की थी। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन 2 images। डिस्टेंस बिटवीन 2 images। चलिए, तो आपको सोचने के लिए मैं 1 मिनट देता हूं, आप ट्राई करिए। लास्ट टर्न पे जो एग्जाम्पल कराया था उसको देखकर ट्राई करो, ठीक है। फिर हम लोग आज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे बात करें। गलत जवाब है 15, मुझे लगता है आंसर विल बी 5। देखिए, इस सवाल को अगर पहले हम कुछ कॉमन कैलकुलेशन करें कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज कितनी डिस्टेंस पर बनेगा, 1/v, और रे यहां से जाएगी ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो 1/-40, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f40। v की वैल्यू क्या आ रही बेटा, यहां से +20 वर्चुअल इमेज बनेगी। और अगर मुझे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की जरूरत पड़ी तो ये माइनस का v/u है, v है 20, u है -40।
तो यहां पर ये आ रहा है 1/2, तो मैग्निफिकेशन जो बनेगा वो 1/2 बनेगा, मतलब जो इमेज की हाइट होगी वो ऑब्जेक्ट की हाइट की आधी होगी, हाफ होगी। अब देखो जब कट कर दोगे तो क्या सिचुएशन आएगी, ध्यान देना जरा। वैसे तो इन दोनों टुकड़ों की प्रिंसिपल एक्सिस यही लाइन है, पर इसको जब मैं 4 मिलीमीटर ऊपर ले जाऊंगा कट करके, तो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है 4 मिलीमीटर ऊपर चली जाएगी ऊपर वाले की, और नीचे वाले की 6 मिलीमीटर नीचे चली जाएगी ऐसे। तो ये नीचे वाले की प्रिंसिपल एक्सिस है PA2। बहुत ध्यानपूर्वक सावधानी से समझें बात को। ऑब्जेक्ट वहीं रखा है 40 पर, ये रहा ऑब्जेक्ट। जब मैंने ऊपर वाले मिरर से देखने का प्रयास किया तो ऊपर वाले मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस ये वाली लाइन है, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट ऐसे होगा नीचे की तरफ, प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्जेक्ट की तरफ एरो बनाते हैं। ये गैप कितना है, 4 मिलीमीटर का गैप है, तो इसके लिए मैं H1 4 मिलीमीटर मान लेता हूं, 4 mm, और हाफ साइज का इमेज बनेगा सीधा, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन आ रहा है। तो यहां पर 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, 20 पर, यानी यहां पर देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ध्यान रखना। इससे सेम डायरेक्शन में अगर 4 मिलीमीटर नीचे है, इरेक्ट बनेगा, इरेक्ट, तो 4 का आधा बनेगा, देखो ये 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर। और हमारा जो टिप होगा, जो इमेज होगा वो यहां होगा, यहां ये वाला, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट यहां एरो का हेड और ये एरो का हेड, ये इमेज। ठीक, सिमिलरली अब हम देखें इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए, तो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस नीचे है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऐसे बनाएंगे, ये हमारा 6 मिलीमीटर हो जाएगा H2। प्रिंसिपल एक्सिस ये है, इससे ऊपर है ऑब्जेक्ट, तो सीधा बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ऐसे आधा बनेगा, क्योंकि डेटा तो सेम ही है दोनों के लिए, डेटा तो सेम ही है, तो ये 3 मिलीमीटर हाइट हो जाएगी, और इसकी जो टिप होगी वो ये वाला पॉइंट होगा, ये, तो ये वाला टिप हो जाएगा I1 और ये वाला टिप हो जाएगा I2। पूरी डिस्टेंस कितनी है, 10 मिलीमीटर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 10 में से 2 ये घटा देंगे, 3 ये घटा देंगे, तो डिस्टेंस बिटवीन I1 एंड I2, 10 में से घटा देंगे 2 + 3, तो बचेगा कितना, 5 मिली। दिस इज आवर आंसर, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। तो चलिए फिर कहानी को आगे बढ़ाया जाए। तो हेडिंग लगाइए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सभी लोग ध्यान से फोकस करें, आप इसको, रिफ्लेक्शन खत्म हो गया, रिफ्रैक्शन। ऑप्टिक्स में 2 पार्ट है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब जो पार्ट है इसमें भी उतना ही समय लगेगा जितने क्लास लगभग रिफ्लेक्शन में लगती है, उससे 1-2 ज़्यादा लगती है रिफ्रैक्शन में। पर जेई के लिए रिफ्रैक्शन के सवाल ज़्यादा आते हैं, वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिफ्लेक्शन 9-10 का टॉपिक माना जाता है। भले हमने 9-10 में अच्छे से नहीं पढ़ा, अब पढ़ा है, अलग बात है वो, है ना। चलिए, तो हेडिंग लगाएंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन को हम हिंदी में
अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है बेटा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आइए बात करते हैं। तो जब भी बेटा कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना ही रिफ्रैक्शन कहलाता है। जनरली ऐसा देखा गया है कि जब भी कोई, मान लो ये मीडियम बाउंड्री है, ऊपर मान लो एयर है, या एक कोई मीडियम है मीडियम 1 और एक कोई मीडियम है मीडियम 2। तो मान लो ये नीचे पानी है, ऊपर एयर है, तो जो एयर और पानी की सरफेस होती है जहां से एयर खत्म और पानी शुरू होगा, उसे मीडियम बाउंड्री कहते हैं। ठीक है ना, मिड इंटरफेस बोल सकते हो। तो ये हमारी मीडियम बाउंड्री है। तो हम ये जानते हैं कि जब भी कोई लाइट रे किसी मीडियम बाउंड्री पर स्ट्राइक करती है किसी पॉइंट पर, तो अगर ये मैं नॉर्मल बना दूं तो इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो कभी कभी ये लाइट रे नॉर्मल सीधे आने की बजाय कभी कभी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, कभी कभी नॉर्मल से दूर बेंड हो जाती है। वो डिपेंड करेगा मीडियम की कहानी पर। तो नॉर्मल से जो रिफ्रैक्टेड रे का एंगल बनेगा, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसे भी आर से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन होता यह है मेरे बच्चों कि कुछ लाइट हमेशा रिफ्लेक्ट होती है, ये एंगल दोनों बराबर होते हैं। इसे बोलते हैं पार्शियल रिफ्लेक्शन। किसी भी कोण पर डाल दीजिए, किसी भी सरफेस पर, अगर आपकी बाल्टी में पानी भरा और टॉर्च मारो तो पानी की सतह से कुछ लाइट अंदर चली जाती है, कुछ परावर्तित हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसका मतलब तुम ये मत समझना कि जो रिफ्रैक्शन होता है, जो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, वो 100% नहीं होता, कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन जरूर होता है। तो जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है वो तो वही प्रॉपर्टी फॉलो करेगी जो पढ़ के आए रिफ्लेक्शन में, तो इसके बारे में हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। अब हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो अगर हम रिफ्रैक्शन को सिंपल डिफाइन करें, व्हाट इज रिफ्रैक्शन, तो वह वी कैन से कि व्हेन ए लाइट रे goes from one medium to other medium, it either bends away from the normal or it bends towards the normal. So this phenomena is called refraction. इसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे, लाइट रे का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना और नॉर्म उसका बेंड हो जाना, कभी नॉर्मल की तरफ कभी नॉर्मल से दूर, डिपेंड्स ऑन द मीडियम, इस पूरी घटना को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। वेव में इसी कॉन्सेप्ट को ट्रांसमिशन कहा जाता है कि वेव, अगर लाइट इज ऑल्सो ए वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो वेव जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो हम इसे ट्रांसमिशन ऑफ वेव कहते हैं। एनर्जी के नजरों से देखें तो लाइट से एनर्जी जो लाइट के फॉर्म में आ रही है, वो जब इस बाउंड्री पर एनर्जी गिरी तो कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गई और कुछ एनर्जी ट्रांसमिट हो गई। तो जो एनर्जी ट्रांसमिट हुई है उसी को रे के कॉन्सेप्ट में जब बात बोलते हैं तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोल देते हैं, और जो एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई है इसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोल देते हैं। अब हमें पता है कि लाइट हमारी एक वेव है। लाइट क्या है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेव में कुछ प्रॉपर्टीज होती जिनसे वेव की पहचान होती है। हर वेव की मीडियम में कुछ ना कुछ स्पीड होती है, स्पीड, वेव की स्पीड। हर वेव की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है और हर वेव की कुछ ना कुछ वेवलेंथ भी होती है। एक सेकंड बच्चों लिख लो, एक इंपॉर्टेंट मुझे है तो 1 मिनट का टाइम लूंगा मैं आपका।
तो हम डिस्कस कर रहे थे कि लाइट हमारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट की हर मीडियम में अपनी की स्पीड होती है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होता है, और इसके इसके बीच में एक रिलेशन भी होता है। वेव में हम लोगों ने पढ़ा है, क्या होता है बताओ? V इक्वल टू एफ लैम्डा। अब हम लोगों ने जब वेव पढ़ा था 11th क्लास में, तो हमने पढ़ा था कि जो फ्रीक्वेंसी होती है सोर्स पे डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी का मीडियम से कोई लेना देना नहीं है। फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है। तो जब लाइट इस मीडियम में, पहले मीडियम, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, इस मीडियम में जब लाइट ट्रेवल कर रही होगी तो फ्रीक्वेंसी एफ होगी, और इस मीडियम में भी फ्रीक्वेंसी एफ होगी। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन इस मीडियम में स्पीड v1 होगी, इस मीडियम में स्पीड v2 होगी, और अकॉर्डिंगली अगर स्पीड बदल जाएगी, मीडियम चेंज होने पर v बदल गया, तो लैम्डा को भी बदलना होगा, क्योंकि f तो बदल नहीं रहा है। यानी यहां पर वेवलेंथ लैम्डा 1 होगी, तो यहां पर वेवलेंथ लैम्डा 2। तो हम यहां से बड़े आराम से कह सकते हैं कि अगर पहले मीडियम में लिखें v इक्वल टू एफ लैम्डा 1 और दूसरे मीडियम में लिखें v इक्वल टू एफ लैम्डा 2, तो हम यहां से बड़े आराम से बता सकते हैं कि v प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होगा, v1 बाई v2 इक्वल टू लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 होगा। ये हमारा इस दोनों मीडियम में जो वेवलेंथ है उनका रेशियो होगा। ऑल राइट। अब जो स्पीड होती है, स्पीड ये मीडियम डिपेंडेंट होती है। जैसा कि मैंने कहा, मीडियम डिपेंडेंट होती है, मीडियम पर डिपेंड करती है। तो लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। एयर में अलग होती है, ग्लास में अलग होती है, वाटर में अलग होती है। तो जिस मीडियम में स्पीड कम होती है ना बेटा, जिस मीडियम में स्पीड घट जाती, कम होती है, जैसे तुमको अगर हम हवा में दौड़ने के लिए कहें तो तेज भागोगे, स्विमिंग पूल के अंदर तुम्हें डुबो दें गर्दन तक, कहीं भागो तो थोड़ा धीरे धीरे भाग पाओगे, स्लो भाग पाओगे। तुम कहोगे सर ये मीडियम मेरे लिए डेंसर है, सघन है। एयर तुम्हारे लिए उतनी डेंसर नहीं, तुम लाइट नहीं हो, लेकिन एक उदाहरण समझ लो। और स्विमिंग पूल में मान लो कोई ऐसा लिक्विड भर दें, तुम्हें सूट वूट पहना दें, और कोई मतलब कोई विस्कस लिक्विड भर दें गाढ़ा, जो वाटर के रिस्पेक्ट में और ज्यादा डेंस हो, तो और धीरे धीरे भाग पाओगे। तो जनरली जिस मीडियम में तुम धीमे भाग पा रहे हो, स्लो चल पा रहे हो, वो मीडियम तुम्हारे लिए भारी है, डेंसर मीडियम कहलाएगा। ऐसे लाइट के लिए, लाइट की स्पीड जिस मीडियम में कम होती है उसे लाइट के रिलेटिव में डेंसर मीडियम कहा जाता है, और लाइट की स्पीड जिस मीडियम में ज्यादा होती, फर्राटे मार के भाग रही है, उसको रेयरर मीडियम बोल देते हैं। तो हम कह सकते हैं स्पीड जितनी कम होगी उतना मीडियम डेंसर मीडियम होगा। डेंसर मीडियम उतना ही ज्यादा डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा मानेंगे, और स्पीड जिसमें ज्यादा होगी तो उतना ही वो रेयरर मीडियम हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जरूरत नहीं, तो मैं बाद में लिख दूंगा। तो अब स्पीड के कौन कितना डेंसर है, कितना रेयर है, इसके लिए हम लोगों ने एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन कर ली, एक रेशियो टाइप की क्वांटिटी डिफाइन कर ली। ऐसे समझ लो, ऑप्टिकल डेंसिटी को डिफाइन करने के लिए एक टर्म डिफाइन किया, जो 10th क्लास में तुमने पढ़ा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमको इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि कौन सा मीडियम डेंसर था, कौन सा मीडियम रेयर। हालांकि डेंसर और रेयरर एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। जैसे वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास डेंसर है, पर वाटर एयर के रिस्पेक्ट में डेंसर है। तो ये तो कौन से दो मीडियम की तुलना कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा मीडियम डेंसर होगा, कौन सा मीडियम रेयरर हो। तो हमने मीडियम पे स्पीड कैसे डिपेंड करती है, इस चीज को डिफाइन करने के लिए एक टर्म डिफाइन करते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं उस टर्म को? बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ कैसे डिफाइन करते हैं? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन सिंबल या म्यू सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं म्यू लिखूंगा, मेरी आदत म्यू लिखने की है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा किसी भी मीडियम का होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, किसी भी मीडियम का, कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड क्या थी, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या थी, डिवाइड बाई उस मीडियम में प्रकाश की चाल क्या है, उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है।
तो म्यू को हम डिफाइन करते हैं सी बाई वी। ये भी देखो मीटर पर सेकेंड, ये भी मीटर पर सेकेंड, इसीलिए इस तरह की फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट और डायमेंशन नहीं होता, ये प्योर रेशियोज बोलते हैं ऐसी क्वांटिटीज को। तो यहां पे तुम देख सकते हो, अच्छा एक बात और तुम देख सकते हो कि v की वैल्यू c से हमेशा कैसी होती है, छोटी, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू x से हमेशा क्या होगी, बड़ी। म्यू हमेशा x से बड़ा होता है, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स x से बड़ा होता है। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कभी कभी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं, जब भी हम वैक्यूम से कंपेयर करते हैं तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वैक्यूम के लिए म्यू की वैल्यू 1 होती है, फ्री स्पेस और वैक्यूम के लिए म्यू की वैल्यू 1 लेंगे। एयर में 1.04 या 09 के आसपास होती, एग्जैक्ट नहीं याद है मुझे, 1.09 होती है शायद एयर में। तो एयर को भी हम लगभग 1 मान के चलते हैं, वैक्यूम और एयर एक ही जैसा मान के चलेंगे। 1.0 समथिंग होती है तो उसको इग्नोर कर देते हैं, 1 ही लेके चलते हैं। अच्छा, यहां से अगर तुम देखो ध्यान से तो इस वाले फॉर्मूले को मैं रीराइट करूंगा, v इधर ले लेता हूं, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी बताओ, c बाई म्यू। तो तुम देख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, मीडियम में स्पीड उतनी ही कम होगी। और स्पीड अगर कम है, लाइट को चलने में तकलीफ हो रही, धीरे धीरे चल रही है, तो लाइट के लिए वो मीडियम डेंसर मीडियम कहलाएगा। तो म्यू के बेसिस पे हम बड़े आराम से कंपेयर कर सकते हैं कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक अधिक होगा, उस मीडियम को दूसरे मीडियम की तुलना में डेंसर बोलेंगे। जैसे मान लो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, वाटर का 1.33 होता है, तो ग्लास डेंसर मीडियम है वाटर के रिस्पेक्ट में। या उल्टा बोलेंगे तो वाटर रेयरर मीडियम है ग्लास की तुलना में, ऐसा बोलेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से बोलेंगे बेटा। ठीक है, लिख लो, इतनी बात लिख लो फटाक से। इतनी बातों में कोई डिस्कशन हो तो बताओ मुझे।
नोटेड। तो यहां से एक चीज हम और देख लेते हैं बेटा कि जो स्पीड आई है हमारी वो c बाई म्यू आई, ठीक है, c बाई म्यू। और या v को हम किसी भी मीडियम में v को लिख सकते हैं f लैम्डा, तो c बाई म्यू, तो लैम्डा को लिख सकते हैं c बाई म्यू f। तो अब तुम देखो जैसे कोई मोनोक्रोमैट में सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट जब मीडियम चेंज करेगी तो लैम्डा 1/म्यू के प्रोपोर्शनल होगा। ये बात ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से ज्यादा वेव ऑप्टिक्स में यूज होती है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो मैं कह सकता हूं व्हेन ए मोनोक्रोमैटिक लाइट, बेटा मोनोक्रोमैटिक उसको बोलते हैं जो सिंगल फ्रीक्वेंसी, जिसमें एक ही फ्रीक्वेंसी मौजूद होती है, बहुत सारी फ्रीक्वेंसी नहीं होती। पता लगा व्हाइट लाइट है तो व्हाइट लाइट में बहुत सारी वेवलेंथ, बहुत सारी फ्रीक्वेंसी होती है, 4000 से लेकर 7000 तक, तो विबग्योर होता है। तो मोनोक्रोमैटिक का मतलब यूनिक फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी। मोनोक्रोमैटिक लाइट चेंजेस द मीडियम। मैं ये बताना चाह रहा हूं जब भी मोनोक्रोमैटिक लाइट मीडियम चेंज करेगी, मीडियम चेंजेस द मीडियम, ऐसी परिस्थिति में देन जो लैम्डा होगा किसी भी मीडियम में वो उसके म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब पहले मीडियम में और दूसरे मीडियम का जो रेशियो होगा वो μ2/μ1 के बराबर होगा। लेकिन ध्यान रहे ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड नहीं है। ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब मोनोक्रोमैटिक लाइट अलग अलग मीडियम से गुजरती है, तो अलग अलग मीडियम में जो वेवलेंथ होती है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। बच्चों रिलेट जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना उसे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं, जिसमें हम इस बात का कंपैरिजन करते हैं कि वैक्यूम के रिलेटिव में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, वैक्यूम से कितनी कम कितनी ज्यादा है। लेकिन कई बार क्या होता है हम दो मीडियम का आपस में कंपेयर कर लेते हैं, वाटर और ग्लास का आपस में कंपेयर कर लिया
तो जब एक मीडियम को दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में देखने लगते हैं तो उसे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो अगर मुझे रिलेटिव लिखना है, मान लो, तो अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं μ1 2, तो मैं ऐसे भी लिखते हैं और कई बार हम लोग इसे, मैं ऐसे भी लिखता हूं 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। इसे मैं पढ़ूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? 1 का अगर 2 के रिस्पेक्ट में पढ़ना है तो इसको बेटा ऐसे डिफाइन, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं उसको ऊपर रखते हैं और जिसके रिलेटिव में लिखते हैं उसको नीचे, इस तरह से डिफाइन करते हैं। जैसे मुझे मान लो, मुझे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में लिखना हो, पहले ये पढ़ा जाता है ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट। अब कंफ्यूजन ना हो तो इसको मैं ऐसे भी लिख देता हूं कई बार, रिलेटिव वेलोसिटी की जगह ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे म्यू ग्लास अपॉन म्यू वाटर। ग्लास होता है 1.5, वाटर होता है 1.33। यू कैन सॉल्व दिस। इसी तरह वाटर का अगर ग्लास के रिस्पेक्ट में लिखना है तो वाटर ऊपर रहेगा, ग्लास नीचे रहेगा। समझ रहे ना? तो ये आ जाएगा 1.33 अपॉन 1.5। तो देखो ये लेस देन 1 होगा, ये ग्रेटर देन 1 होगा। यानी जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इट मे बी लेस देन 1, इट मे बी ग्रेटर देन 1। अच्छा, एक चीज और समझें। अगर मान लो 1 का 2 के रिस्पेक्ट में और 2 का 1 के रिस्पेक्ट में लिखा मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लीकेशन 1 आएगा। कैसे भाई? 1 का 2 के रिस्पेक्ट में होता है μ1/μ2। इसको चाहो तो 1 अपॉन लिख सकते हो μ2/μ1। μ2/μ1 क्या है? 2 का 1 के रिस्पेक्ट में, 2 का 1 के, यानी 1 का 2 के रिस्पेक्ट में जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है 2 का 1 के। अगर ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में x है तो वाटर का ग्लास के रिस्पेक्ट में 1/x होगा। सिंपल रेसिप्रोकल हो जाएगा। या चाहो तो ऐसे कर लो कि 1 का 2 के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाइड बाई 2 का 1 के रिस्पेक्ट में, इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 1। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मे बी लेस देन 1 ऑल्सो, लेस देन 1 ऑल्सो। ग्रेटर देन 1 तो दुनिया जानती है, पर लेस देन 1 भी हो सकता है। ठीक है, लिख लो, छोटी छोटी बातें हैं बेटा। डन बेटा।
चलिए तो कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे कर लेते हैं, फटाफट करना है। पहला क्वेश्चन, एक लेंस है, लेंस, एक लाइट इससे पास हो रही है, तो स्पीड इन लेंस, स्पीड ऑफ लाइट इन लेंस जो है वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। छोटे छोटे क्वेश्चन है, 10-10 सेकेंड के, फटाफट करते चलो। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इसका 2 म्यू, इसकी थिकनेस टी है और इसकी थिकनेस टी है। लाइट यहां से नॉर्मली क्रॉस हो रही। फाइंड आउट टाइम टेकन टू क्रॉस द स्लैब। तो 3 बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। हाँ, टी ये थिकनेस है, ये थिकनेस यहां से यहां तक, यहां से यहां तक टी। देखते हैं। चलो पहले सवाल का आंसर बताओ। पहले सवाल में म्यू चाहिए, तो म्यू क्या होता है? सी बाई वी। सी की वैल्यू बताओ, 3 × 10⁸ वी 8 2 × 10⁸, तो कितना हो जाएगा? 1. यानी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। कोई दिक्कत? ठीक। अब इधर देखो, कह रहे हैं लाइट को स्लैब को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। तो देखो टाइम, देखो टाइम क्या का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगाएंगे। ठीक, तो चलो यहां से टाइम निकालते हैं। तो टोटल टाइम यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी चलनी पड़ रही है? टी। स्पीड मान लो v1 है, यहां से यहां तक भी डिस्टेंस कितनी? टी। स्पीड मान लो v2 है, तो यहां से यहां तक का समय, इसमें मान लो स्पीड v1 है, इसमें v2 है। अब देखो v1 क्या आएगा? v होता है c बाई म्यू, तो c बाई म्यू आएगा। v2 क्या आएगा? c बाई 3 म्यू, 2 म्यू है सॉरी। v1 v2 की वैल्यू हमने लिख ली, c अपॉन म्यू होता है ना, अभी देखा था ना। v ये है, तो v क्या हो जाएगा? c बाई म्यू, म्यू की वैल्यू रख देंगे। तो चलो यहां से टाइम निकाल लेते हैं टोटल। तो t अपॉन c बाई म्यू, तो म्यू क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। t अपॉन c बाई 2 म्यू, तो ये म्यू टी बाई सी प्लस 2 म्यू टी बाई सी, तो टाइम आ जाएगा 3 म्यू टी बाई सी, ये टाइम आ जाएगा। ठीक, अब देख लो, यहां देख लो, जब भी मोनोक्रोमेटिक लाइट मीडियम चेंज करेगी, तो याद है आप लोगों ने लैम्डा किसके प्रोपोर्शनल था? 1 बाई म्यू के।
तो लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 क्या था बताओ? म्यू 2 डिवाइड बाई म्यू 1। देखो याद किया करो बेसिक थ्योरी, तुरंत के तुरंत अभी भी बताया था मैंने। देखो कहीं लिखा ये है, देखो दिखा है, समझ पा रहे हो? तो और भी एक चीज लिखी थी कहीं, कहाँ लिखा था, कहाँ गया, मिटा दिया था क्या मैंने? इसी में होगा ना, ऊपर नीचे। हाँ ये देखो, ये बताया था ना, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू वन, मोनोक्रोमेटिक लाइट जब चेंज हो रही तो लैम्डा म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो लैम्डा 1 ऊपर है तो यहाँ नीचे रहेगा, ठीक है ना, बता चुके हैं ना। तो यहाँ देखो क्या है, लैम्डा 1 हमें पता है, लैम्डा 1 की जगह लैम्डा लिखेंगे, लैम्डा 2 अननोन है, म्यू टी की जगह 3 म्यू, और ये म्यू है, म्यू से म्यू कट जाएगा, लैम्डा 2 आ जाएगा लैम्डा बाई 3। तो जो मीडियम जितना डेंसर होता जाता है उसमें वेवलेंथ उतनी कम होती चली जाती। ये बेसिक, बहुत बेसिक हाई स्कूल वाली थ्योरी है, पूरी 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 हाई स्कूल में है ये सब। ये चीजें आपके वेव ऑप्टिक्स में काम आएंगी, अभी तो नहीं काम आएंगी, लेकिन चूंकि यही डिफाइन कर रहे हैं तो यही बता दे रहे हैं आपको। अब जो भी नए बच्चे हैं वो रिफ्लेक्शन जो है धीरे धीरे बैकलॉग कंप्लीट कर लें, जो भी 7-8 क्लास छूटी हैं, और रिफ्रैक्शन आज से फोकस करें पूरा, आज से नया टॉपिक है। बताएं भाई, हमारा डन है? चलो, तो अब बेटा हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जैसे रिफ्लेक्शन के लॉ थे बेटा, ऐसे रिफ्रैक्शन के लॉ है। मान लो बेटा ये हमारे पास कोई मीडियम बाउंड्री है और ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है, इसका म्यू 2 है, यहां पर एक नॉर्मल बना रखा है मैंने, और ये कोई लाइट रे हमारी आ रही है, इसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं, और ये एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। और हमें पता है, जो बात मैंने बताई फिर से बना देता हूं, अब हम रिफ्लेक्टेड रे बना नहीं रहे, पर हमेशा प्रेजेंट होगी, पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा हमेशा, है ना, कुछ परसेंट रिफ्लेक्शन भी होगा, तो देर विल ऑलवेज बी सम रिफ्लेक्टेड रे, बट हम यहां बना नहीं रहे। रिफ्रैक्टेड रे मान लो यार, इसे रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे, इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण। जैसे वहां आर से ही रिप्रेजेंट करते हैं दोनों को, उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते थे, जो आई इक्वल टू आर होता था, यहां ये कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, इस वाली रे को बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो यहां पर दो लॉ बेटा हम पढ़ने वाले हैं,
मर जाएगा मेरे हाथों भी, मैं वैसे भी अहिंसावादी इंसान। चलिए, तो फर्स्ट लॉ जो है इसे हम लोग बुलाएंगे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ बुलाएंगे फर्स्ट लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। स्नेल्स लॉ जो है हम लोग वो इस तरह से याद रखेंगे। फर्स्ट वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन ऑफ आई इज इक्वल टू सेकेंड वाले का, सामने वाले मीडियम का, साइन ऑफ आर। ठीक है, इसे बेटा ऐसे भी हमारी स्कूल की किताबों में लिखा रहता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू μ2 बाई μ1, μ2 बाई μ1, यानी 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रिस्पेक्ट में। पर हम ऐसे ना याद करके ऐसे याद करेंगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। μ1 साइन आई इज इक्वल, μ1 है पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आई है पहले मीडियम में इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी, μ2 है दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और आर है रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बनाएगी। सेकेंड वाला जो लॉ है, सेकेंड लॉ, वो कहता है, जैसे याद करो हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि जो इंसिडेंट रे होती है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे होती है, तीनों सेम प्लेन में होती हैं। वैसे ही हम लोग रिफ्रैक्शन में भी पढ़ते हैं बेटा कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्रैक्टेड रे है, ये तीनों को प्लेनर होती हैं, सेम प्लेन में होती हैं बेटा, सेम प्लेन में। तो हम यहां कह सकते हैं बेटा इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे आर कोप्लेनर। अच्छा, कोप्लेनरिटी की एक कंडीशन होती है, तुम लोगों को मैंने मिरर में और यहां दोनों जगह वो कंडीशन अभी तक नहीं बताई है, क्योंकि तुम लोगों ने वेक्टर एंड 3D अभी नहीं पढ़ा होगा। पढ़ लिया 3D, पढ़ लिया मैथ्स में, लेकिन वैसे मैं समझा सकता हूं तुम लोग को, लेकिन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा नहीं है तो इसलिए मैंने उस चीज को बताया नहीं जानबूझ के। एक वेक्टर कंडीशन भी होती है, बॉक्स प्रोडक्ट जीरो करते हैं, जब पढ़ लोगे तभी बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। ठीक, तो अभी इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली भी लिखा जाता है, मैं लिख देता हूं, पर अभी मतलब शायद तुम्हें ज्यादा समझ नहीं आएगा। सुनो ध्यानपूर्वक। अगर बेटा हमारे पास 3 वेक्टर हो, ऐसे लिखा जाए A डॉट B क्रॉस C, तो इसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहा जाता है। इसका नाम है STP, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को तीसरे से डॉट करते हैं तो स्केलर ट्रिपल, मतलब 3 वेक्टरों का ऐसा प्रोडक्ट जिसमें फाइनल आंसर स्केलर आएगा, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। मैथ्स में पढ़ाया जाएगा, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आते हैं आईटी में इस पे। मैं ये बताना चाह रहा हूं तुमसे कि इसे हम लोग इसे ऐसे भी लिखते हैं, इसको ऐसे लिखा जाता है ब्रैकेट में ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर। इसे बॉक्स कॉमा हटा दे, शायद कॉमा नहीं होता, ऐसे लिखते ए बी सी, बॉक्स में लिखा जाता है, इसे बॉक्स प्रोडक्ट भी कहा जाता है। तो कंडीशन क्या होती है, अगर 3 वेक्टर जब कोप्लेनर होते हैं तो बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू 0 होती है। कोई भी 3 वेक्टर अगर कोप्लेनर होंगे, सेम प्लेन में होंगे, तो बड़ा आसान है समझना, हमने जितना फिजिक्स में पढ़ा उसी समझ जाओगे। देखो, मान लो तुम्हारे पास 3 वेक्टर हैं ए बी सी, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, समझा ही देता हूं, तीनों बोर्ड के प्लेन में है, तो हमें दिखाना है कि इसकी वैल्यू 0 होगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा, बी और सी का, पहले इस वेक्टर को देखूंगा, इस वेक्टर को। तो क्रॉस प्रोडक्ट मैंने क्लास 11th में पढ़ाया है कि अगर मुझे बी और सी का क्रॉस लेना है तो मैं बी पे ऐसे उंगली रखूंगा, सी की तरफ घुमाऊंगा, बी क्रॉस सी अंदर जाएगा कि नहीं, बोलो भैया। तो बी क्रॉस सी, अच्छा बी क्रॉस सी क्रॉस बी कर दिया, तो बी क्रॉस सी किधर आएगा, बाहर, सी क्रॉस बी अंदर जाएगा, तो बी क्रॉस सी बाहर आएगा, यानी जो बी क्रॉस सी होगी वो क्या, तुम ये वाला वेक्टर होगा क्या, अरे बोलना। तो अगर बी क्रॉस सी करोगे तो बी और सी के प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, तो ये जो बी क्रॉस सी होगी ये वेक्टर ऐसे हो जाएगा, और जो ए वेक्टर था वो भी बी और सी के प्लेन में ही था, तो जो बी क्रॉस सी होगा वो ना सिर्फ बी और सी के परपेंडिकुलर होगा बल्कि ए से भी कितना एंगल होगा, 90 डिग्री। यानी जब ये तीनों सेम प्लेन में होंगे तो ये वाला जो वेक्टर होगा वो उस प्लेन के कैसा होगा, परपेंडिकुलर,
ये प्लेन के परपेंडिकुलर है और ये वेक्टर उसी प्लेन में है, तो दो वेक्टरों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा और 90 डिग्री पे डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। यानी तीन वेक्टर जब सेम प्लेन में होते हैं तो उनमें से किन्हीं भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट लेकर तीसरे से डॉट कर दोगे तो 0 हो जाएगा। इसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट कहते हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा बात आपको कि यदि मैं यहां पर ऐसे बताऊं कि भैया नॉर्मल के अलोंग वेक्टर n है, इंसिडेंट रे के अलोंग वेक्टर i है, रिफ्रैक्टेड रे के अलोंग वेक्टर r है, तो ये तीनों सेम प्लेन में होते हैं। यानी इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली i वेक्टर n वेक्टर r वेक्टर का जो बॉक्स प्रोडक्ट है वो क्या होता है, 0। यानी i डॉट n क्रॉस r की वैल्यू क्या होती है बेटा। बाकी इसका मैथमेटिकल इक्वेशन अभी मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूं, जब मैथ्स पढ़ोगे तब बताऊंगा। ये चीज रिफ्लेक्शन में भी होती, वहां हमने रोक लिया था, पहली पहली क्लास थी, हमने कहा कोई ऐसी चीज नहीं बताएंगे जो तुमने पढ़ी नहीं, अभी दर्द नहीं देंगे तुम्हें पहले दिन, ठीक है। लेकिन आज हमसे रहा नहीं गया तो हमने कहा बता देते हैं, अप्लाई फिर कभी करवा देंगे। तो आई एन आर का जो एस टी पी होगा वो यहां पर 0 होगा। अच्छा, एस टी पी निकालते कैसे मैं ये भी बता ही देता हूं आज आपको। तो रिफ्लेक्शन में भी देखो, अगर मैं इसे R1 कह दो, रिफ्लेक्टेड रे है, तो यहां पर भी तुम ये भी लिख सकते हो आई वेक्टर एन वेक्टर और R1 का भी जो बॉक्स होता है ये भी 0 होता है। ये इस रिफ्लेक्टेड मतलब ये वैल्यू, ये वाली और ये भी तीनों सेम प्लेन में होते हैं। तो ये वाली बात तुम रिफ्लेक्शन में भी कह सकते थे, जो मैं आज रिफ्रैक्शन में बता रहा हूं, ठीक है। तो यही सोच करके वहां पे भी नहीं बताया मैंने कि जब 3D पढ़ोगे तो खुद ही ये बात समझ जाओगे। इस बात में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगा, तो कोई जिस दिन 3D का लेक्चर अटेंड करोगे उस दिन तुम्हें ये बात रियलाइज हो जाएगी कि इन तीनों का बॉक्स प्रोडक्ट 0 होगा। हाँ, अब बॉक्स प्रोडक्ट निकालना भी बड़ा आसान है। अगर मेरे पास तीन वेक्टर हो, मान लो बेटा कि मेरे पास तीन वेक्टर हैं, एक है a1i, मैं दूसरे पेज पे बताता हूं फिर आप लिख लीजिएगा। जैसे मान लो ए वेक्टर है a1i b1j c1k, बी वेक्टर है a2i b2j c2k, और सी वेक्टर है, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट तो पढ़ लिए ना, क्या चल रहा है, डिटरमिनेंट नहीं पढ़ा भाई, कोई बात नहीं, मैट्रिसेस से काम चला लेंगे। a3i b3j c3k, तो जो a डॉट b क्रॉस c की वैल्यू होती है, जिसे बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ a b c कहा जाता है, इसका फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट। मैंने तुम लोग को पढ़ाया है क्लास 11 में जब क्रॉस प्रोडक्ट सिखाया था। तो बस इनके कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट बना लो, a1 b1 c1, a2 b2 c2 और a3 b3 c3, साइन के साथ लिख लो। बस इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वही बॉक्स प्रोडक्ट है। अब अगर ये तीनों कोप्लेनर हैं तो इस बॉक्स इसको उठा के किसके बराबर कर दो, 0। तो जो अननोन होगा वो अपने आप आ जाएगा, बस बॉक्स उठा के 0 कर देना होता है। इस तरह से बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू यहां पर निकलती है। मैथ्स का टॉपिक है, क्लास 11th में वेक्टर में कभी कभी मन करता है बता देते हैं, उपद्रवी होते हैं तुम्हारे जैसे लोग, तो कभी कभी लगता है चलो छोड़ो यार, फिजिक्स को इतना कोई यूज तो है नहीं, तो क्यों ही बताएं, है ना। तो कहने का मतलब, लेकिन अब तुम्हें तो जानना ही है इसको। तो यहां पर हम ऐसे कह सकते हैं, अब जैसे सवाल कैसे बन सकता है रे ऑप्टिक्स में, हम तुमको आई वेक्टर दे देंगे, एन वेक्टर दे देंगे, आर वेक्टर, हम कहेंगे ये वेक्टर इंसिडेंट रे के अलोंग है, ये रिफ्लेक्टेड रे के अलोंग है, ये नॉर्मल के अलोंग है, और इसमें एक अननोन डाल देंगे, एक दो अननोन, और कहेंगे बताओ कि इसकी वैल्यू क्या है। तो तुम तुरंत इसका डिटरमिनेंट बनाना, उसको उठा के किसके बराबर कर देना, 0। कोप्लेनर होने पे ही 0 होगा, जब कोप्लेनरिटी होगी तभी ये चीज 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं 0 नहीं लिख रहा हूं, अभी तो मैं बॉक्स प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं ये मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। तो फटाक से लिख लो जल्दी से, ये इस चीज की मैथमेटिकल कंडीशन है।
डन बेटा, लिख लो अगर लिखना है फटाक से। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये तो पता है ना। पहले A1 ले लेते हैं, तो ये छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं, तो B2 दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर माइनस B1 लेते हैं, प्लस माइनस प्लस ऐसे खोलते हैं, तो फिर माइनस B1, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, A2C3 माइनस A3C1, ठीक। फिर क्या हो गया, C1 A2B3, ऐसे इसकी वैल्यू निकाल लेते। अरे वेक्टर का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते थे ना, तो ऐसे तो एक्सपेंड करते थे इसको। मैट्रिसेस में भी डिटरमिनेंट का मॉड निकालना सिखा होगा ना, मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट निकालना सिखा होगा ना, ये चीज तो बताई होगी ना। हाँ, नहीं पहुंचे अभी यहां तक। चलिए, तो अब देखो छोटा सा सिंपल एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करते हमने पढ़ा μ1 साइन, बेटा बात नहीं, μ2 साइन आर। थोड़ा देखो ध्यान से देखो, पीछे वालों, यहां से बेटा तुम देखो साइन आर अपॉन साइन आई अगर देखोगे तो ये μ1 बाई μ2 हो जाएगा। अब अगर मैं पहला केस बताऊं कि मान लो μ1 बड़ा है μ2 से, मतलब पहला मीडियम डेंसर है, दूसरा मीडियम रेयर है, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है। लाइट रे जो जा रही है ना, वो डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, ऐसे मान लो जा रही, डेंसर से रेयर मीडियम में, ठीक। ये नॉर्मल है, मान लो नॉर्मल, ऐसे लाइट रे जा रही है, ये एंगल आई है। देखो अगर μ1 μ2 से बड़ा होगा, ध्यान समझना यहां पर, तो राइट हैंड साइड एक से बड़ी होगी, यस या नो। μ1 अगर μ2 से बड़ा होगा तो राइट हैंड साइड एक से बड़ी होगी, तो लेफ्ट हैंड साइड भी एक से बड़ी होनी चाहिए, बराबर ही तो है दोनों। लेफ्ट हैंड साइड एक से बड़ा कब होगा, जब साइन आर बड़ा हो साइन आई से, और साइन आई से बड़ा है, साइन आर अगर साइन आई से बड़ा है, और आई और आर दोनों 90 और 0 के बीच में, तो 0 से 90 के बीच में साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। साइन थीटा का ग्राफ याद है ना सबको, तो 0 से 90 साइन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। कोण जितना बड़ा होगा साइन उतना ही बड़ा होगा, यानी कि अगर मैं साइन हटा दूं लगा लूं तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज बड़ा होगा ना, इंक्रीजिंग फंक्शन लेने पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कह पा रहा हूं कि μ1 μ2 से बड़ा है, μ1 μ2 से बड़ा, तो एक से बड़ा होगा, इसे एक से बड़ा होना पड़ेगा, तो साइन आर साइन आई से बड़ा होगा, इसका मतलब आर किससे बड़ा हो जाएगा, आई से। ये मैथमेटिकली है। आर आई से बड़ा होने का क्या मतलब हुआ, समझना जरा इस बात को गौर से, कि अगर ये लाइट रे सीधे ऐसे चली आती सीधे, तो इसके सामने वाला ये एंगल क्या होता, आई के बराबर। लेकिन आई से आर बड़ा होना है, तो बड़े होने के लिए ये रे ऐसे बेंड हो गई अवे फ्रॉम नॉर्मल। बोलो, अगर नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई तो एंगल छोटा हो जाएगा, नॉर्मल से दूर बेंड होगी तभी तो आर बड़ा होगा। इसका मतलब ये लाइट रे ऐसे जाने वाली है, ये जो नॉर्मल से एंगल होगा ये क्या होगा, आर। तो जब एक डेंसर मीडियम से
रेयरर मीडियम में लाइट रे आती है तो नॉर्मल से दूर की तरफ हटती, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये तो बचपन से सिखाया जा रहा है कि बेटा ये बस ये चीज रटा जीत आती थी, अभी हम लोग उसको देख रहे हैं डिराइव करके कि स्नेल्स लॉ से आई वो चीज, है ना। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि नॉर्मल से दूर की तरफ बेंड हो जाएगी जो लाइट रे है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अच्छा समझो, अगर मैं पूछूं कि भैया एंगल ऑफ डेविएशन बता दो, देखो सीधी आती तो यहां आती, आना ऐसे था डॉटेड लाइन पर, चली गई ऐसे, यही वाला एंगल तो एंगल ऑफ डेविएशन होता है। बताओ कितना एंगल होगा ये एंगल ऑफ डेविएशन? विचलन कोण बोलते हैं हिंदी में, एंगल ऑफ डेविएशन बेटा। तो देखो इतन ये वाला एंगल क्या है आई, ये पूरा क्या है आर, तो आर माइनस आई हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहां पर एंगल ऑफ डेविएशन अगर कोई पूछेगा तो आर माइनस आई हो जाएगा। तो यहाँ आर बड़ा है आई से, बात ध्यान रखना, आर बड़ा है आई से। तो हम कह सकते जब डेंसर से रेयर जाएगी तो ये बेंड होगी, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर की तरफ बेंड होती है बेटा। ठीक, दूसरा केस देख लो, अगर म्यू1 से म्यू2 बड़ा हो, म्यू1 छोटा है मतलब रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम से जा रही है डेंसर मीडियम में, तो उस केस में जो बेंड होती है बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, क्योंकि इस केस में तुम्हारा आर छोटा होगा आई से। कैसे? देखो म्यू1 छोटा है म्यू2 बड़ा है, तो ये एक से छोटा होगा, तो इसे भी एक से छोटा होना पड़ेगा, तो साइन आर को छोटा होना पड़ेगा आई, साइन आई से, तभी तो एक से छोटा आएगा, तो आर छोटा हो जाएगा आई से। तो इस केस में जो मामला होगा, ये नॉर्मल है, ये म्यू1 है, ये म्यू2 है, ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। कोई भी लाइट रे अगर ऐसे आ रही, मान लो बड़े एंगल पे आ रही है, तो ये ऐसे, ये वाला एंगल आई के बराबर सीधी ना जाके ऐसे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी आर। तो इस बार जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो ये एंगल होगा, और चूंकि आई बड़ा है तो यहां पर आई माइनस आर हो जाएगा, आर बड़ा है तो आर माइनस आई, नहीं तो यहां पर देखो ये वाला एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा हमारा, सीधा सीधा बिल्कुल बेसिक है, यहां पर ये वाला एंगल हमारा आ जाएगा। जाना ऐसे था, चलिए ऐसे गई, तो ये इसके सामने वाला ये एंगल आई है, ये पूरा एंगल आई है, ये वाला एंगल, और इतना आर है उसमें से, तो ये आई माइनस आर हो जाएगा। ठीक है ना? तो आई बड़ा है तो आई माइनस आर कर देंगे, आर बड़ा है तो आर माइनस आई कर देंगे, वो तो निकालने पे पता चल जाएगा।
डन बेटा। अच्छा, ये जो बातें हम लोग लिख रहे हैं, ये बातें सिर्फ प्लेन सरफेस पर वैलिड नहीं है। मान लो कोई भी कर्व सरफेस है μ1 μ2, यहां पर कोई लाइट रे आपने डाली, यहां आपको नॉर्मल बस बनाना है सही से। नॉर्मल कैसे बनता है? नॉर्मल आपका टेंजेंट के कैसा होता है? परपेंडिकुलर। ये अगर टेंजेंट आप ड्रॉ कर पा रहे हैं तो टेंजेंट के एकदम परपेंडिकुलर होता है ये नॉर्मल। नॉर्मल से एंगल होगा आई और ये नॉर्मल से एंगल होगा आर। तो ये जो रूल मैंने बताया है, ये रूल किसी भी कर्व सरफेस पे भी वैलिड है। बस फर्क इतना होगा, जैसे मान लो स्फीयर है, ये स्फीयर है, स्फीयर पे कोई लाइट रे ऐसे एंटर करती है, इसका रिफ्रैक्शन दिखाना है, तो स्फीयर पे जो नॉर्मल बनाओगे वो कहां से पास होगा? हमेशा सेंटर से। ये एंगल आई हो जाएगा, फिर रे ऐसे अंदर जाएगी, ये आर हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो स्फीयर पे जो नॉर्मल होगा वो कहां से पास होगा? सेंटर से। तो कुल मिलाकर कर्व सरफेस पे भी μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर लगाएंगे। बस ध्यान ये रखना है कि कर्व सरफेस पे नॉर्मल जो है वो सावधानी से बनाना है। यहां नॉर्मल बनाओगे, यहां पर मान लो, तो ऐसे सेंटर से पास होगा। यहां बनाओगे तो ऐसे अलग अलग जगह नॉर्मल अलग अलग होगा। प्लेन सरफेस पे आसान होता, प्लेन सरफेस चाहे यहां बनाओ चाहे यहां बनाओ, चाहे हर जगह एक ही जैसा होता है, पैरेलल, है ना। लेकिन कर्व सरफेस पे थोड़ा सावधानी से बनाना है हमको, ठीक। चलो, तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बेटा अब हम लोग। कुछ छोटे छोटे सवालों से अपनी जर्नी की शुरुआत करेंगे, जैसा कि हम लोग करते हैं हमेशा। बेटा मान लो ये नॉर्मल है, यहाँ एयर है, एयर का μ1 नहीं होता एग्जैक्ट, 1.0 समथिंग होता है जैसे मैंने बताया, लेकिन हम 1 मानकर चलेंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में, जब तक कि 1 के अलावा कुछ और दिया नहीं जाता। एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, ये एंगल बेटा 60 डिग्री है, और हमसे पूछा गया फाइंड आउट एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। चलो तो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। μ1 है 1, साइन आई है 60, μ2 है √3 साइन आर। इट इज √3/2, पीछे भी √3 आ जाएगा, ये वाला साइन आर, ये 1/2 हो जाएगा, तो आर हो जाएगा 30 डिग्री। नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा, तो इस रे को आना चाहिए था ऐसे, नॉर्मल की तरफ झुक के ऐसे चली जाएगी। ये एंगल सामने वाला आई है 60, और ये एंगल कितना आया है 30, तो डेविएशन कितना आएगा बेटा? डेविएशन यहाँ पर आई माइनस आर होगा, 60 माइनस 30, 30 डिग्री क्लॉकवाइज। इस सेंस में बेटा डेविएशन हो रहा है क्लॉकवाइज। बताइए कोई दिक्कत परेशानी हो तो। चलिए
इसको बताइए डेविएशन कितना होगा बेटा? गलत जवाब है बेटा। बहुत गलत जवाब बेटा। राघव इतनी जल्दीबाजी में क्यों, हम घंटा मार देंगे अभी। कहाँ की ट्रेन छूटी जा रही थी? करके देखो। अब हम बता रहा आंसर। एक पूरा बताओ, 60 डिग्री कि तुम्हारे घर की तरफ कि हमारे घर की तरफ? 60 डिग्री क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? हाँ, अच्छा। आ गया। मैं तो लगा तुम अब 120 बताओगे इसके बाद, अब हम तुम्हें पटक देंगे। चलिए तो 2 sin μ1 sin I 30 इक्वल टू μ2 sin R, फॉर्मूले में डाल दिया बेटा। तो 2 × 1/2 इक्वल टू sin R। sin R की वैल्यू ये 1 आ गई बेटा, 1। R की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। तो ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन होगा 90 डिग्री का मतलब नॉर्मल से 90, लाइट रे ऐसे जाएगी 90 डिग्री बना के, देख रहे हो, एकदम ग्रेज करते हुए। इसे ग्रेजिंग इमरजेंस बोलते हैं। आना चाहिए था इसको ऐसे, चली गई ऐसे, तो यही तो डेविएशन होगा। इस बार आर बड़ा है तो आर माइनस आई लिख देंगे। आर क्या है 90, आर आई कितना है 30, 60 डिग्री क्लॉकवाइज हो जाएगा। सॉरी एंटी क्लॉकवाइज बनाया मैंने, एंटी था तो मैं लिख गया। तुम लोग के साथ रह रहे के तो असर हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तुम पे हमारा असर नहीं हो रहा, तुम्हारा असर हम पे हो रहा है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट हो तुम लोग हैं। पढ़ रहे थे ना अभी तुम लोग, कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे थे ना कुछ दिनों पहले। अभी नहीं पढ़ा कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड नहीं पढ़ा? कोऑर्डिनेशन नहीं पढ़ा, मैं लगा कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हो तो समझ नहीं आ पाए होगे। स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन चल रहा है ना, खत्म हो गया। हेनरी लॉ, राउल्स लॉ, वो क्या होता है? एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वांट ऑफ फैक्टर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्यों फ्रीजिंग पॉइंट, और क्या होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यही सब होता है। हमें तो एक सवाल याद है उसमें, तो एडवांस के तो याद नहीं है क्योंकि वो उतना भूल गए हैं। एक याद है कि वो नंबर ऑफ आयन से वांट ऑफ फैक्टर देखते थे कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखो, है ना, तो आई देख लेते थे, फिर वो फिर ग्लूकोज या यूरिया वगैरह दे देते थे जिसमें जो डिसोसिएट नहीं होता था, है ना, ऐसा कुछ होता था ना। एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी होता था रास्ते। एजियोट्रॉपिक पढ़ा? अभी नहीं पढ़ा होगा, अच्छा कोई बात नहीं, नहीं वो सिलेबस से हट गया होगा। होता है होता है, पढ़ते रहो पढ़ते रहो। केमिस्ट्री बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री से जितना प्यार करोगे उतने सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन सिर्फ केमिस्ट्री से प्यार करोगे तो नहीं चांस होंगे। ठीक है, प्यार तो तीनों सब्जेक्ट से करना पड़ेगा।
लेकिन केमिस्ट्री हाई स्कोरिंग होती। केमिस्ट्री खराब करना मतलब रन आउट होना। सोचो, मतलब तुम्हारे पास देखिए 3 सब्जेक्ट होते हैं PCM, ये अंडरस्टूड होता है कि जिसे सिलेक्ट होना है तो ये माना जाता है ये तो खराब करने का चॉइस ही नहीं है। मतलब अगर कोई केमिस्ट्री खराब करता है तो वो रेस से ही बाहर है, क्योंकि जो हर बच्चा सिलेक्ट होता है वो केमिस्ट्री तो अच्छी करता ही करता है, अंडरस्टूड है। 1000 में क्या 10,000 में एक होता है जो गलत करता है, जो सिलेक्ट हो गया पर केमिस्ट्री बकवास थी उसकी। तो ये तो है ही नहीं कि तुम दो चीजें सब 2 सब्जेक्ट अच्छे कर लोगे और ये गड़बड़ हो जाएगा। क्यों, इसको तो अच्छा कर ही नहीं पाओगे एडवांस में ये तो कह रहा हम ही हम है। ये 1000 में एक का अच्छा होता है मैथ, एडवांस में आता ही उस लेवल का है। तुम जहां से सोचना खत्म कर दोगे वहां से वो सोचना स्टार्ट करता है सवाल मैथ्स का। फिजिक्स बीच में रहता है मामला। तो केमिस्ट्री में तो चॉइस ही नहीं है, केमिस्ट्री तो अच्छा करना ही करना। कोई केमिस्ट्री खराब कर रहा है वो बदनसीब है, बैड लक है उसका, नहीं करना है खराब। क्योंकि आईआईटी की परीक्षा में इसको अच्छा करोगे बेहतरीन, फिर इन 2 में से जो बेस्ट होगा वो अच्छा कर लोगे। किसी का मैथ बेस्ट है तो मैथ ज्यादा कर लोगे, फिजिक्स थोड़ी कम कर लोगे। तो इसमें भी ये होता है कि 70-30 होता है, 70 लोग फिजिक्स ज्यादा अच्छी करते हैं, 30 लोग मैथ ज्यादा अच्छी करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ भी कर सकते हो, 19-20 होता है इनका लेवल। लेकिन ये तो अंडरस्टूड है। अब तुम इन 2 में तो खराब करने ही वाले हो, ये भी खराब कर दिया तो सिलेक्शन के ही बाहर चले गए। तो क्या हुआ, केमिस्ट्री अच्छी की, मैथ कम ठीक ठाक की, फिजिक्स ठीक ठाक की, सिलेक्ट हो गए। केमिस्ट्री भी अच्छी करी, फिजिक्स भी अच्छी की, मैथ में पास हो गए, एवरेज रैंक आ गई। केमिस्ट्री बहुत अच्छी करी, फिजिक्स बहुत अच्छी करी, मैथ ठीक ठाक एवरेज करी, अच्छी रैंक आ गई। तीनों बहुत अच्छे कर दिए तो बहुत अच्छी रैंक आ गई। 1000 के अंदर रैंक लाने के लिए तीनों करने पड़ते हैं। मतलब तीनों भी ऐसा कि फिर मैथ में भी तुमको 40-50% करना पड़ेगा। केमिस्ट्री 90% मान लो, फिजिक्स 80%, और इसको 30-35% भी कर लोगे, काम चल जाए। अब तुमने जिसको अच्छा करना, जो सबसे जरूरी था, जो सबका अच्छा होता, वही तुम खराब करे बैठे हो। जिसमें मार्क्स बढ़ाए जा सकते थे तो वो तो बहुत ऐसे केसेस आते हैं। तो मेरे पास ऐसे, मेरे कई ऐसे बच्चे हुए जिनको केमिस्ट्री से बिल्कुल प्यार नहीं था, और ऐसा देखा गया ऐसे बहुत सारे धुरंधर होते हैं जिनको मैथ फिजिक्स बहुत अच्छी लगती, केमिस्ट्री गड़बड़ लगती। वो कहते हैं सर रटा नहीं जा रहा। एक स्टूडेंट है हमारा आईटी दिल्ली में, ओम सिंह रावत, उसकी ऑल इंडिया रैंक 24 आई थी, कैटेगरी रैंक, जनरल रैंक 1100 कुछ समथिंग आई थी। तो उस पर फोटो पड़ी मेरे फेसबुक पे उसकी, उसको मैं अवार्ड दे रहा हूँ। तो उसके केमिस्ट्री में नंबर आते थे एडवांस में 7, 8, -3। कब आते थे, जब एडवांस के पेपर के दिन रह गए थे 1.5 महीने 1 महीने। एक बार तो हद हो गई, -3 आ गए। हमने देखा, हमने, और मैथ्स में कैसे आते थे 120 में 100, 90 एडवांस मैथ में, बताओ समझो। फिजिक्स में भी 80, 90, सबसे ज्यादा मैथ आती थी उसको। मैथ ही लगाता रहता था, जब देखो मैथ 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 मैथ। 2 साल मैथ लगाई वो, मतलब 11 से आ गया था मेरे पास, 11th पढ़ा, 12th पढ़ा। 12th में नवोदय, मतलब कोविड के टाइम में नवोदय का था, तो नवोदय में भी छुट्टी रहती थी, ऑनलाइन क्लास चलती थी, तो यहीं आके पढ़ता था। फिर नवोदय चला गया तो 12th उतना अच्छा नहीं हुआ, तो फिर ड्रॉप लेके आया। बोला सर अब हो गया था, 12th में भी उसकी रैंक खराब आई थी, पर शायद 18 हजार आई थी, तो बोला सर ड्रॉप लेंगे। तो ड्रॉप लेके तैयारी करी। लेकिन उसका मैथ का जुनून गया, हमने उसको बहुत समझाया, देखो एक से एक धुरंधर मैंने अपने जीवन में देखे, मैथ धोखा दे जाती। मैथ का कोई ठिकाना नहीं, कितनी कठिन। तुम केमिस्ट्री क्यों छोड़ रहे हो, केमिस्ट्री तो बोनस है। अब हमने उससे कहा तुम्हारे 100 नंबर मैथ में आ रहे हैं, 90 नंबर आ रहे हैं, 90 से तुम 120 पहुंचाने में तुम्हें बहुत मेहनत लगेगी। केमिस्ट्री जरा सी पढ़ लोगे, थोड़ा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ही रट लो, 30-35-40 नंबर तो उसी से बन जाएंगे। समझा के जाएं, फिर अगले दिन से किताब। फिर हमने जहां रहता था वो रेजिडेंट, हमने उसकी बंद कर दी, मैथ किताबें सब छीन लो इसकी सब। वो एक ऐसे प्रोग्राम था, हम उसको पढ़ने नहीं देते थे मैथ, हम उस निगरानी के लिए लगा दिया एक, हमने कहा मैथ की किताब देखते ही छीन लेना। हमने कभी सिर्फ 8 घंटे का, 18 घंटे की, 17 घंटे के टाइम टेबल में 9 से 10 घंटे केमिस्ट्री का टाइम टेबल था। रोज एक चैप्टर देते थे, अगले दिन पेपर लेते थे, एक चैप्टर देते थे, पेपर लेते थे। पता था कि बुद्धिजीवी जिसने मैथ फिजिक्स इतना अच्छा किया, वो केमिस्ट्री कैसे अच्छा नहीं कर लेगा। वो तो नालायक था, पढ़ता नहीं था।
हमने कहा 10 नंबर से बहुत ऊपर चले जाओगे, तुम्हारी रैंक खराब हो जाएगी, रैंक, हमें तो रैंक चाहिए थी। हमने कहा ये तो सेलेक्ट हो जाएगा, 5,000 रैंक आ जाएगी, कोई मतलब नहीं रहेगा किसी बात का, 1000 के अंदर तो आए कम से कम। पढ़ने 1-1.5 महीने हमने उसको मैथ में हाथ नहीं, हमने बस 1 घंटे मैथ लगा सकते हो, एक दिन में बस 1 घंटे मैथ, 1 महीने उसको मैथ में हाथ नहीं लगाने दिया। तो पिताजी को फोन है, बोले सर मैं ये बच्चा कह रहा था मैथ नहीं सर पढ़ने दे रहे। हमने कहा आपको अगर चाहिए तो आप पढ़ावा से, नहीं बोले सर आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो। जानते हैं ना, हमको जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि अगर सेलेक्ट होना है तो बात माननी पड़ेगी। नहीं मानोगे खुश रहोगे 2 साल, सेलेक्ट नहीं होगे। एंजॉय करो तुम भी, जैसे 99.9% लोग कोचिंग आते हैं, पढ़ते हैं, एंजॉय करते हैं, रिलैक्स होके चले जाते हैं। सेलेक्ट होने का एक तरीका है, प्रोसेस है सेलेक्ट होने के लिए। क्या हुआ था फिर देखो, 1.5-2 महीने रगड़ा केमिस्ट्री, 70, 75, 80 नंबर आए केमिस्ट्री में, और मैथ्स में भी लगभग ऐसे 80-90, केमिस्ट्री में भी ऐसे लगभग, फिजिक्स में भी ऐसे, पर केमिस्ट्री इंप्रूव हो गई। 70 नंबर मैथ में स्कोप ही नहीं था पढ़ने का, 90 से कितना बढ़ाता मैथ्स का पेपर, 100 आ जाते, हम कह रहे थे 1 महीने और मैथ पढ़ लेता, लेकिन केमिस्ट्री में तो 10 से 70 हो गए, 35। अरे ऐसे एक नहीं बहुत सारे केस हैं हमारे पास। हमने एक बार और ऐसा केस, वीरेंद्र स्वरूप एक बच्चा था, वो भी नहीं करता था केमिस्ट्री, वो उसका भी ऐसा हालत, उनके पेरेंट्स को मेडिकल लीव लगवा दी थी हमने, माता पिता दोनों वर्किंग थे, वो दोनों घर चले थे। हमने उनको बुलाया एक दिन, हमने कहा मिठाई मंगवाई, हम मिठाई खाइए, आपका बच्चा, बहुत सिंसियर गार्जियन थे, बधाई हो आपका बच्चा सेलेक्ट नहीं हो रहा है, हम आपको जानकारी देने के लिए बुलाए हैं, माता पिता दोनों को। उस समय मैं अपनी खुद की कोचिंग चलाया करता था, तो मैं अच्छे बच्चों को सुबह टिफिन लेके बुला लेता था अपने पास, मैं यहीं बैठो मेरी नजरों यहीं लगाओगे सवाल। तो बोले सर ऐसी कैसे बात, और वो गार्जियन थे जिनके भतीजे को, मौसी के लड़के को, सबको हम ही ने पढ़ा पढ़ा के सेलेक्ट कराया था, तो वो पूरी चेन थी, पूरा खानदान ही पढ़ा था हमसे। बोले सर 4 लोग IITian बन गए हैं, एक बचा है बस, इसको और बना दीजिए, आप ऐसी बात करें। बात ही नहीं मानता, केमिस्ट्री पढ़ता ही नहीं है, बताइए 10 नंबर 8 नंबर 11 कट ऑफ लटक जाएगा केमिस्ट्री में इसका। तो हमने कहा आप चाहो तो सेलेक्ट हो सकता है। हमने की कोचिंग में बैठता नहीं है, मेरी बात मानता, कहता है यहाँ पे भीड़ होती है, सब मुझसे डाउट पूछते, पढ़ने नहीं देते, तो मैं घर पे पढ़ता हूँ। बोले हाँ पढ़ता तो है सर, हमने कैमरे में देखा है पढ़ता है। तो हमने मैथ लगाता रहता, पढ़ता क्या है, मैथ कितनी इंप्रूव कर ले। बोले क्या करना चाहिए, हमने छुट्टी लगा दी है दोनों लोग, और जैसे इसके हाथ से मैथ की किताब देखना छीन लेना। सबसे पहले तो हम अच्छे बच्चों को स्कूलें छुड़वा देते थे पहले, तो हमने कहा देखो 12वीं के साथ सेलेक्ट होना है तो स्कूल छोड़ दो। कई पेरेंट्स तो हमारे पास जो जानते नहीं थे वो लड़ने चले आते थे, सर बताइए कानपुर का इतना फेमस स्कूल हमारा बच्चा पढ़ रहा, आप कह रहे स्कूल छोड़ दो। तो हम 2 सवाल पूछते थे, 98% बोर्ड में चाहिए, सिलेक्शन कैंसिल, 90% से काम चलेगा, IIT में सिलेक्शन चाहिए, ऑप्शन सेलेक्ट करो, दोनों नहीं मिलेंगे, बहुत रेयर चांस होते हैं दोनों में, स्कूल से बहुत प्यार है आखिरी तक तो फिर ड्रॉप लेना पड़ेगा आगे चल के, इतना लोड रखते हैं स्कूल वाले। तो सिंसियर गार्जियन थे, बोले सर नौकरी प्यारी नहीं है, बच्चा प्यारा है। 1 महीने की छुट्टी लगा दी माता पिता, एक तो बैंक में थे मेडिकल लीव लगा दी उन्होंने, बोल एक ने नॉर्मल छुट्टी ले ली, एक लोगों ने मैडम ने, दोनों लोग छुट्टी लो, एक लोगों से नहीं बनेगा। बोले ठीक है सर हम भी पढ़ेंगे, थोड़ा इसी बहाने छुट्टी हो। एक लोगों ने लगभग 15-20 दिन, हमने 1 महीने मजाल है, किताब तुरंत छीन लेते थे, जैसे उन्होंने देखा मैं हटाई थी रूम से, बुक ही हटा दी, चलो 39 नंबर आ गए केमिस्ट्री में, 100% फेल हो जाता। IIT कानपुर मैकेनिकल 2400 रैंक आई थी, IIT कानपुर मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल गई। भैया अनुभव यही तो है, मास्टरों को दिखता है, जो मानते हैं उसका फायदा उठता है, जो विश्वास करते हैं वो, कुछ लोग अपना, अब आजकल क्या होगा, आजकल लोग मास्टर की नहीं मानते हैं जिससे पढ़ रहे हैं, आजकल लोग मोबाइल पे कोई कल का व्यक्ति जो कल उगाई है जमीन से, वो बोला वो ज्ञान दे रहा है, देखो ये किताब तो किसी काम की है नहीं, इस किताब से ये लगा लेना, इस किताब से ये लगा लेना, ये होता है वो होता है। तो मैं लगा हाँ ब्रह्मा के वचन है, यही सही है। और हमारे गुरुदेव हमको 15 साल से पढ़ा रहे हैं, वो समझा रहे हैं। एक्चुअली ऐसा है ना कि वो एक जो कैमरे पे बोल रहा है वो जनरल बात बोलता है, तुम्हारा मास्टर तुमको जो सलाह दे रहा है वो पर्टिकुलर तुम्हारे लिए वो प्रिस्क्राइब की गई, तुम्हारी मर्ज अलग है, सबकी पढ़ाई एक जैसी नहीं होती। तुम अगर यहां हो तो यहां से इंप्रूव होना पड़ेगा तुमको, कोई अगर यहां है तो उसको उस हिसाब से स्ट्रेटजी बताई जाएगी, कोई अगर यहां है तो उसको हिसाब से स्ट्रेटजी बताई जाएगी।
स्ट्रैटेजी अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग होती है। किसी के केमिस्ट्री में कट ऑफ नहीं निकल रहा है तो हम उसको बोलेंगे 8 घंटे केमिस्ट्री पढ़, अब कट ऑफ की बारी है। अब रैंक ही कहाँ है, फेल ही हो जाएगा तो मैथ में नंबर लाके क्या कर लेगा, एडमिशन तो मिलना ही नहीं तेरे को आईआईटी में। लेकिन किसी की मैथ खराब है तो उससे कहेंगे 10 घंटे मैथ लगा। सबकी स्ट्रेटजी सेम तो नहीं है ना। यही तो गुरु का रोल होता है इंपॉर्टेंट। कुछ कॉमन चीजें वो क्लास में बताई जाती हैं, रेगुलर क्लास आना, स्टैंडमेंट लगाना, वो जो कोई सुनता नहीं है कभी, तो हम फिर बताते हैं, हम ये बात फैक्ट है, हम बता रहे हैं। जो आज बोलेंगे वही कल बोलेंगे, वही 6 महीने बाद। आप ये समझ लीजिए कि हमने जीवन भर सिलेक्शन के लिए पढ़ाया है। हम हमेशा बोलते हैं आई एम टीचर बाय चॉइस। जीवन में टीचर ही बनना चाहते थे, कुछ और नहीं बनना चाहते, इसलिए टीचर ही हैं। जो बोलते हैं यहां से बोलते हैं, कभी अपने जीवन में गलत सलाह नहीं दी किसी बच्चे को, एक सिंगल बच्चे को भी गलत सलाह नहीं दी। 15 साल पहले भी जो मुझसे पहले बैच में पढ़ के गया था, आज भी वो बच्चे मुझसे मिलने आते हैं, मुझे याद करते हैं। 3 साल यहां हो गए पढ़ाते पढ़ाते, ये 3 साल में यहां से जो बच्चे निकल के गए, कभी एट लास्ट उनसे आप पूछिए हमारे बारे में, जो भी हम उनको सलाह देते, जो भाई टीचर का रोल सिर्फ पढ़ाना नहीं है, मेंटरिंग करना भी, सही गाइडेंस देना। इसलिए मैं कहता हूं हर व्यक्ति की स्ट्रैटेजी अलग अलग है, उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे 100% मंजिल तक पहुंचो। तुम्हें लग सकता है ये बात कि नहीं तो हमारे लिए ये ज्यादा बेहतर तरीका, लेकिन अगर तुम्हारा मास्टर तुमको कह रहा है कि बेटा इस रास्ते से जाना है, वो रास्ता इंपॉर्टेंट है, तुम उसको जितना एज इट इज फॉलो कर सको उतना सफलता मिलने के चांस ज्यादा है। जितना उस रास्ते से डेविएट होगे उतने चांस कम हो जाएंगे। 100 में एक केस ऐसा भी होता है जो टीचर के रास्ते को फॉलो नहीं करता है, अपना नया रास्ता बनाता है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन 100 में एक ही होता है ऐसा जो शायद टीचर से बेहतर रास्ता चुन के एक नया एक अच्छा रिजल्ट पा जाता है। ऐसे होते हैं लोग, मैं मानता हूं, लेकिन बाकी 100 में से 99 को अगर गुरु के बताए हुए रास्ते पर वो चलेंगे तो मेरे हिसाब से बेहतर रिजल्ट्स आने के चांस बढ़ जाते हैं। क्योंकि अभी तुम्हारे पास समय है, बहुत समय है तैयारी करने का, पढ़ने का, इसलिए मैं इस बात को बता रहा हूं कि मेरे जीवन के सब एक्सपीरियंसेस है, इसलिए मैं शेयर कर देता हूं कि अगर मैं अब थोड़ा सा, चूंकि उम्र का पड़ाव हो गया है वो, कि अब मैं थोड़ा, पहले यंग जुनून ज्यादा था, अभी मैं एक मिडिल एज की तरफ जा रहा हूँ, बहुत समय भी हो गया, तो अब बस मेरे अंदर एक चेंज आ गया। पहले मैं पीछे पड़ जाता था, घर वालों को बुला लिया, गार्जियन को बुला लिया, ये समझाया, मतलब मुझे लगता था मेरी जिम्मेदारी है। अब थोड़ा सा मैं दूसरे तरह का, अब मैं पीछे नहीं पड़ता हूँ बस किसी, इतना अंतर हो गया। अब मैं सोचता हूँ कि जहां ज्ञान की वैल्यू होगी वहीं ज्ञान देंगे। हर व्यक्ति अगर बात समझ नहीं पा रहा तो हर व्यक्ति को नहीं समझाएंगे, एक बार समझा दिया, 2 बार समझा दिया, फिर उसको, अगर उसको अपने रास्ते पे जाना तो जाने दो, फिर ठीक है छोड़ो। पहले तो पकड़ पकड़ लाते, ये कहाँ जा रहा है, इधर आ, क्यों तू गलत रास्ते पर जा रहा है। अब उम्र के साथ क्या होता है, जैसे जैसे टीचर पुराना होता जाता है वैसे वैसे वो फिर सोचता है कि ठीक है यार, ये इसको अपना रास्ता बेहतर लग रहा है, इसको ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसको करने दो। जो उसकी बात सुनता है उस पर इन्वेस्ट करते हैं, उस पर ध्यान लगाते हैं, जो बात सुन रहा है यार, क्लास में पढ़ाना मेरा फर्ज है, ईमानदारी सबको अच्छा पढ़ाएंगे, लेकिन क्लास के बाहर कोई मेरी बात ज्यादा बेहतर ढंग से सुन रहा है, मेरे पास आ रहा है चल के, सर मुझे सलाह दीजिए, मेरे डाउट्स बताइए मुझे, तो हम उसमें अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं। सब में क्यों करें भाई, जो आएगा उस क्लास में पढ़ाना मेरा फर्ज है, डाउट बताना आप आओगे आपको बताया जाएगा। तो बस इतना अंतर हो गया है। तो क्योंकि थोड़ा होता क्या है ना, कि जैसे टीचर किसी को कुछ बता रहा है और बच्चा ने सुना, फिर वो फॉलो नहीं करा उस चीज को, तो फिर टीचर को लगता है कि नहीं, फिर वहां से, फिर टीचर का फर्ज भी है कि फिर वहां पर अपनी एनर्जी और अपना वो वेस्ट ना करे। फिर वो बच्चा अपना समय देख कर उस सीखेगा, हर चीज की एवरी नॉलेज हैज ए कॉस्ट, मैं हमेशा बोलता हूँ। फिर उसके 1 2 साल बर्बाद होंगे और उसे ज्ञान प्राप्त होगा कि काश मैं ऐसा ऐसा कर ले, वो समय की बर्बादी और बहुत सी चीजें बर्बाद होंगी, वही उसकी कीमत है। वो जिसने जो ज्ञान प्राप्त किया ना बर्बाद करके, गुरु से ले लेता फीस देके तो ज्यादा अच्छा रहता कि गुरुदेव को फीस दी थी, फिजिक्स के साथ साथ ज्ञान भी ले लिया। कुछ समझदार लोग होते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं हमने फीस तो देखो केवल फिजिक्स पढ़ने के लिए, ज्ञान तो मैं खुद के अनुभव से, खुद के फेल्योर से ज्ञान लूंगा, गुरुदेव जो अनुभव से फेल्योर से ज्ञान दे रहे हैं वो नहीं लूंगा मैं। तो कुछ लोग जब तक पहले फेल होते हैं, 1 2 साल तैयारी करते हैं, फिर उन्हें ज्ञान होता है अच्छा अच्छा ऐसे पढ़ना चाहिए, मैं नहीं कर, पर उनके पास कुछ रहता नहीं, फिर वो अपने करियर में आगे अप्लाई कर ले गए तो अच्छा करते हैं, नो डाउट, लेकिन वो चीज़ जिसके लिए आए थे वो चीज़ गड़बड़ हो जाती है।
तो मेरा ये मानना है कि जब तुम्हारे पास गुरु है, कोई भी हो, मैं XYZ, मैं हमेशा मानता हूँ, हो सकता है आपका गुरु, सब गुरुओं में अलग अलग होती, उतना काबिल ना हो, या लेकिन फिर भी सब इतने, सब भारतवर्ष में जितने भी मैक्सिमम इतने काबिल होते हैं, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देंगे। तुम अगर उनकी बात मानने लगो तो कोई भी हो XYZ, यहाँ पर कानपुर में जितने भी हैं, मोस्ट 90%, 10% को मैं छोड़ देता हूँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो, ठीक है मैं मानता हूँ कि वो चीज़ उतने नहीं होंगे, बट 90% मास्टर जो पढ़ा रहे हैं, जो 10-10 15-15 साल से उनको अनुभव होता है पढ़ाने का, वो उनकी सलाह माननी चाहिए। मैं तो मतलब मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, मैं तो अपने आंख बंद करके टीचरों की बात मानता। गलत वो उन्होंने क्या कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता था, अगर वो कह देते तो बेटा यही चीज़ सही है, 10 किताबों में भले आंसर मैच ना कर रहा हो हमारे गुरुदेव का, अगर उनका नहीं बेटा किताब में आंसर गलत लिखा है, तो हम किताब की बात कभी नहीं माने, हम गुरु की बात मानते। भले हमारे गुरुदेव का, क्योंकि इंसान है, हम भी हैं, गलत हो सकते हैं, कई बार हो सकता है किताब सही हो, हम गलत हो। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा विचारधारा का है, और ये आज समझ में नहीं आती बात, ये कई बार कुछ लोग जल्दी समझ जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा देर में समझ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बात आप, इसलिए स्ट्रेटजी बहुत जरूरी है। पता है आईआईटी में नॉलेज के साथ साथ उस वो स्ट्रेटजी भी चेक करते हैं, मतलब ये जबरदस्ती का बहुत हवा बना रखा, सिलेक्ट होना कठिन नहीं है। पूरे 360 नंबर में 120 नंबर पे आईआईटी में एडमिशन मिलता है जनरल कैटेगरी में किसी भी बच्चे को। 33% स्कोर करना मुश्किल नहीं है। अरे जैसे एडवर्टाइज कर देते किसी चीज को, अरे तो बहुत भारी भरकम लग, ऐसे एडवर्टाइज हो गया आईआईटी एडवांस, कठिन, अरे कई एडवांस बड़ा कठिन 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 है। पर अब एक कठिन उनके लिए है जिनको 90% नंबर लाने, जिनको 10वीं रैंक लानी है, उनके लिए उन्हें बहुत पढ़ना है। अबे तुमको अगर सिर्फ आईआईटी में एडमिशन चाहिए ना, तो तुमको 35% नंबर चाहिए, 35%। 50% सॉल्व कर लो, थोड़ी गलती कर लो, 35% नंबर आ जाएंगे। आधे चैप्टर अच्छे से पढ़े होने चाहिए। 35% नंबर लाना बिल्कुल कठिन नहीं है, लेकिन हम फिर भी 35% नंबर नहीं ला पाते क्योंकि हमारे ज्ञान नहीं, स्ट्रैटेजी गड़बड़ होती। हमने सही डायरेक्शन में लगातार 2 साल प्रयास ही नहीं किया, हम कभी इधर भागे, कभी इधर भागे, कभी इधर भागे, कभी इधर भागे। एक चैप्टर कभी तसल्ली से 200 सवाल लगाए नहीं किसी एक चैप्टर में, किसी में 50 लगाए, किसी में 40 लगाए, किसी में 100 लगाए, तो हर चैप्टर में वो सवाल फिसल गया, वो नजरों से गुजरा ही नहीं जो आईआईटी की परीक्षा में आने वाला था। जब आप किसी चैप्टर में 200 सवाल पूरा असाइनमेंट लगाओगे, तो नजरों से वो सवाल हमेशा गुजरेगा जो आईआईटी में आने वाला है, छूट ही नहीं सकता, हर कंसेप्ट कवर होगा। 30 सवाल इस चैप्टर में लगा दिए, नोट्स रिवाइज करते जा, रटते जा रहे हैं कि क्लास में जो पढ़ाया गया सब याद है, तो उससे मेंस ठीक हो जाएगा। जो मेंस एडवांस नहीं होता है, एडवांस के लिए सवाल, एप्लीकेशन, आईक्यू, क्वेश्चंस में सोचने का तरीका, सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती। अब तक जो लोग पढ़ रहे हैं इतने दिन से समझ गए होंगे, और जो लोग नए हैं उनके लिए इतनी बातें सब बता रहा हूं ताकि वो भी स्ट्रेटजी को समझें, ठीक है। तो बेटा बिल्कुल पढ़ाई करो, जो भी निर्मल सर, राघवेंद्र सर जो भी बातें बोलते हैं तुम्हारे लिए, वो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, बातें माना करो, अभी भी मैं बता रहा हूं, और मेहनत करते रहो। चलिए एक बेटा क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक स्फीयर है हमारे पास, और इस स्फीयर में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मैं ले लेता हूं √2, और बाहर जो है वो एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेता हूं 1, यहां भी एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेता हूं 1, और ये जो एंगल है ये है 45 डिग्री। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट नेट डेविएशन, नेट डेविएशन ऑफ लाइट रे when it come out of sphere।
जब ये लाइट रे स्फीयर के बाहर आएगी तो उसका नेट डेविएशन क्या होगा? अब देखो ध्यान समझो, डेविएशन निकालने से पहले हमें इसका पाथ बना लेना बहुत जरूरी। और थोड़ा समझते हैं बेटा, जिस पॉइंट पर लाइट रे गिर रही है ये वाला स्फीयर का सेंटर होगा, तो बताओ ये वाली जो लाइन होगी क्या ये नॉर्मल को रिप्रेजेंट करेगी? बेटा बताओ, यही नॉर्मल हो जाए। गलत जवाब है बेटा, इसका था राघव का होगा। अनुज 45 गलत है। सुनो बेटा, तो देखो ये कैसे जाएगा। अच्छा बताओ, रेयर मीडियम से डेंसर में जा रहा है तो बताओ नॉर्मल की तरफ झुकेगा कि नॉर्मल से दूर? बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल ना। तो देखो सीधा जाता तो ऐसे जाता, तो ये नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंड हो जाएगा। ये वाला एंगल मैं मान लेता हूं R1। ठीक है बेटा, इसको नाम दे देते हैं R1। तो चलो स्नेल्स लॉ लगाते हैं। μ1 साइन I बराबर μ2 साइन R1। 1/√2 में √2 डिवाइड हो जाएगा, 1/√2 1/√2 इक्वल टू साइन R1। तो R1 की वैल्यू बताओ कितनी हो गई? 30 डिग्री। तो पहला देखो जा रही थी रे सीधे ऐसे, तो ये फर्स्ट डेविएशन है, डेल 1 बोलूंगा मैं से, डेल 1। तो डेल 1 है बेटा I माइनस R1। I माइनस R1 45 डिग्री में 30 डिग्री घटाएंगे तो पहली सरफेस पे 15 डिग्री क्लॉकवाइज डेविएशन हो गया पहली सरफेस। ये आंसर नहीं है, गलत जवाब है बेटा। पहली सरफेस पे 15 डिग्री हो गया क्लॉकवाइज। अब सुनना ध्यान से, हाँ 75 डिग्री गलत जवाब है बेटा। 30 डिग्री इज द करेक्ट, 160 ऑल्सो रॉन्ग आंसर। 30 डिग्री क्लॉकवाइज विल बी द करेक्ट आंसर। कृपया ध्यान दें, सब लोग ध्यान दें। अच्छा बेटा बताओ, ये वाली लाइट है जब यहां आ गई तो यहां पर मुझे नॉर्मल बनाना है, तो देखो मैंने नॉर्मल फिर बना दिया। ये नॉर्मल सेंटर से पास होता है। अब जरा समझना, बताओ सेंटर से यहां तक ये त्रिज्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस को, और ये भी रेडियस को। तो देखना जरा, ये ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है बेटा। अगर ये एंगल 30 डिग्री आया है मेरे लाल, तो बताओ सामने वाला ये एंगल भी कितने डिग्री होगा? 30 डिग्री। ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे हो जाएगी, तो आई की वैल्यू अब कितनी रख देंगे? 30। अच्छा बताना, ये डेंसर है और सामने कौन है? रेयर। तो अब की बार नॉर्मल से दूर हटेगी। तो अच्छा बताओ, सीधी जाती तो ऐसे जाती, पर नॉर्मल से दूर हटना है तो ऐसे जाएगी। ये वाला एंगल मान लेते हैं कुछ समथिंग थीटा, या इसे मैं R2 मान लेता हूं, R2। तो अब मैं फिर स्नेल्स लॉ लगा रहा हूं बेटा, √2 अंदर का एंगल 30 है, 1 बाहर का एंगल मैंने R2 माना। √2 को से डिवाइड कर देंगे, 1/√2 आ जाएगा साइन R2। R2 की वैल्यू बेटा ये फिर से हो गई 45 डिग्री, यानी इस R2 की वैल्यू यहां पर 45 डिग्री हो जाएगी। अच्छा एक बात और समझे कि अगर ये लाइट रे सीधी चली जाती तो ये वाला एंगल 30 डिग्री, इधर इतना एंगल 30 डिग्री और पूरा 45 आया है। तो जो सेकेंड डेविएशन है वो देखो, या तो I माइनस R होता है तो R माइनस I, इधर 45 इधर 30, तो कितना डेविएशन हो गया? 45 माइनस 30, 15 डिग्री ये भी हो गया। अब गौर फरमाना, ये लाइट रे ऐसे जा रही थी, किधर बेंड हुई? क्लॉकवाइज। फिर ऐसे गई, किधर बेंड हुई? क्लॉकवाइज। तो दोनों सेम सेंस में डेविएशन हो रहा है, 15 डिग्री क्लॉकवाइज। तो बताइए नेट डेविएशन क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा कि घट जाएगा? तो 30 डिग्री क्लॉकवाइज विल बी द करेक्ट आंसर। बताइए कोई दिक्कत? तो ये आपका बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे बनने वाला जेई मेन लेवल का क्वेश्चन है। इससे पहले जो आपके सवाल थे वो हाई स्कूल लेवल हैं, वो आपके बोर्ड की परीक्षा में भी नहीं आएंगे। पर समझने की, सीखने की शुरुआत हम बिल्कुल जीरो से करते हैं। जल्दी से लिख लो इसको। क्या हुआ? केमिस्ट्री इतनी देर तक पढ़ते रहते हो, 6 बजे का टाइम है केमिस्ट्री का, 6 बजे छुड़वा दिया करो केमिस्ट्री।
तो आज कोई रिफ्रैक्शन का होमवर्क नहीं है, आपका होमवर्क यही है कि रिफ्लेक्शन के सारे सवाल करिए। रिफ्लेक्शन के सॉल्यूशंस हमने भेज दिए हैं, लेकिन मैंने आपको बताया है सॉल्यूशन का 1 से लेके 105 तक के सॉल्यूशन भेज दिए हैं। सॉल्यूशन का इस्तेमाल तभी करना है जब आप 2 बार कम से कम क्वेश्चन को ट्राई कर लें, तब देखें। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो अब मैं हूं ना। तो आज इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में कहानी को आगे बढ़ाएंगे। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी।